हेलो फ्रेंड्स, तो ये है एम की एक्सप्लेन, जहाँ पर फिल्में बोलती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक इमोशनल, थ्रिलिंग और एकदम अलग कहानी, डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न 2025। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है एक सनी आफ्टरनून से। एलियट और उसकी बेटी रेडी अपनी कार में एक रिमोट लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग है और गाड़ी में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है। एलियट एक रेस्पेक्टेड एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है और रेडी एक शार्प, थोड़ी रेबलिशियस लेकिन प्यारी लड़की। उसका रुख है एक रिच डॉक्टर के घर की तरफ, जहां उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। जब वो लोग एक फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहे होते हैं, अचानक से गाड़ी के सामने एक चमकदार सा कुछ आता है, जैसे कि कोई रोशनी में पूरी तरह से नहाया हुआ हो। एलियट ब्रेक लगाता है और रेडी चीख उठती है। जोर का झटका लगता है और कुछ गाड़ी के बोनट से टकराता है। दोनों उतरते हैं और देखते हैं कि एक खूबसूरत यूनिकॉर्न खून में लथपथ है। उसे देखकर दोनों शॉक रह जाते हैं। रेडली रो पड़ती है। ये यूनिकॉर्न किसी कहानी का हिस्सा नहीं, रियल था और अब उसकी मौत उसके सामने हुई थी। एलियट समझ जाता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। उनकी हालत शॉक में थी, लेकिन एलियट का साइंटिफिक माइंड अब एक्टिव हो चुका था। इस मरे हुए यूनिकॉर्न को अपनी गाड़ी में रख लेता है। वो इस बॉडी को एनालिसिस के लिए अपने फ्रेंड के घर ले जाना चाहता था। अब एलियट उस दवा कंपनी के मालिक मिस्टर ओडेल के बंगले पर पहुंच गया। ओडेल की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर जिंदा थे। और फिर उसी समय उनका बेटा शेपर्ड आया। उसने रेडली के चेहरे पर खून लगा देखा और रेडली को बताया। रेडली तुरंत वॉशरूम जाती है और अपना फेस वहाँ साफ करके आती है। अब हम देखते हैं कि रेडली के चेहरे पर कुछ पुराने भद्दे निशान थे, वो धीरे धीरे गायब होने लगे थे। वहीं एलियट और ओडेल बातचीत कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एलियट को महसूस होता है कि अब उसकी आंखें कुछ ठीक सी हो रही हैं और उसे अब चश्मे की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि कार में उस यूनिकॉर्न को होश आने लगता है। रेडली को उस यूनिकॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी और इसी वजह से उससे चक्कर से आने लगते हैं। उसने एलियट को बुलाया और उसे बताया कि उसे कुछ सही फील नहीं हो रहा है। अब उन दोनों को वहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी कार बहुत बुरे तरीके से हिलने लगती है, यानी कि वो यूनिकॉर्न अब होश में आ चुका था। लेकिन शेपर्ड ने कार को हिलते हुए देख लिया। कार इतनी जोर से हिलने लगी कि लोगों का ध्यान अब उस पे चला गया। अचानक कार का अलार्म बजा और आसपास खड़े लोग वहाँ पर आ गए। एलियट ने जल्दी से अलार्म को बंद किया और वहाँ खड़े सारे लोग अब यूनिकॉर्न को ढूंढने लगे। वो लोग यूनिकॉर्न को मरा हुआ समझकर उस पर रिसर्च करने की सोचते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि एक अजीब ही यूनिकॉर्न है। जब एलियट ने रेडली की ओर देखा तो वो चौंक गया। उसकी बेटी अब बहुत सुंदर दिखने लगी थी। तब उसे याद आता है कि यूनिकॉर्न का ब्लड उसके चेहरे पे लगा था। शायद उसी वजह से अब एलियट के सारे भद्दे निशान चले गए थे। और फिर एलियट नोटिस करता है कि उसके आई विजन्स भी स्ट्रांग हो गए हैं और अब उसे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ रही। और फिर उसी वक्त हम मिस्टर ओडेल को देखते हैं, जो कि अपने मन में कुछ सोच रहे होते हैं कि अगर इस यूनिकॉर्न के खून से इन दोनों में कुछ न कुछ बदलाव आए हैं तो हो सकता है कि इससे मेरा कैंसर भी ठीक हो जाए। लेकिन इधर रेडली कहती है कि इस सब की जानकारी हमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कर देनी चाहिए। तो ओडेल उसे रोक लेता है और वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट को इसके बारे में पता पड़ा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो एलियट को भरोसा दिलाता है कि वो इस मामले की तह तक जाएगा। लेकिन ओडेल के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। वो तुरंत अपने स्टाफ को बुलाता है और अपनी एक लैब बनाने के लिए कहता है, जिससे कि वो यूनिकॉर्न के ब्लड पर रिसर्च शुरू कर सके। एलियट को अब सब समझ आ गया था, लेकिन एलियट अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए पैसे कमाना चाहता था, इसलिए अब वो चुप रह जाता है। रात को एलियट अपनी माँ का पुराना फोटो देख रही होती है, जो कि एक म्यूजियम में खींचा गया था। उसके पीछे ही एक यूनिकॉर्न की पेंटिंग भी लगी थी। ये देखकर एलियट ने तुरंत रिसर्च शुरू कर दी और उसने यूनिकॉर्न जैसे जीवों की कहानियों को पढ़ना शुरू कर दिया। तब उसे पता चलता है कि जब ये अजीब आक्रामक हो जाते हैं तो केवल एक सॉफ्ट हार्टेड गर्ल ही उन्हें शांत कर सकती है। भले ही देखने में यह प्यारे लगते हैं, लेकिन इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। रात में रेडली को एक डरावना सपना आता है और उसकी आंखें खुलती हैं तो वो दो प्रोटेक्शन सूट पहने हुए आदमियों को देखती है, जो कि एलियट और रेडली को लैब ले जाते हैं। क्योंकि उन दोनों के शरीर पर यूनिकॉर्न का खून लगा था, तो वैज्ञानिक अब उन पर भी रिसर्च करना चाहते थे। वहाँ साइंटिस्ट ने उस खून का सैंपल लिया और पता किया कि यूनिकॉर्न के खून में चमत्कार
चमत्कारी उपचार गुण है, शायद उसका ये सींग ही चमत्कारिक है। तब एक साइंटिस्ट महिला बताती है कि यूनिकॉर्न भले ही मर चुका है, लेकिन उसके सींग से अभी भी बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहे हैं जो शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह खोज विज्ञान के लिए एक बहुत अच्छी साबित रह सकती थी। एक अन्य साइंटिस्ट ने उस सींग का एक टुकड़ा काटकर पाउडर बना लिया और अनुमान लगाया कि शायद ये खून से भी ज्यादा असरदार होगा। अब ओडेल तो खुद पहले से कैंसर से जूझ रहा था और वो अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर कराने के लिए तैयार हो जाता है। साइंटिस्ट ने यूनिकॉर्न के खून और सींग का एक घोल बनाया और ओडेल के शरीर में इंजेक्ट कर दिया और फिर अचानक से हम देखते हैं कि महिला साइंटिस्ट ने देखा कि सींग में और ज्यादा ऊर्जा आने लगी है, मगर बाकी वैज्ञानिक ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो मरे हुए यूनिकॉर्न पर अपनी रिसर्च जारी रखते हैं। उधर रेडली कुछ देर के लिए जंगल में घूमने जाती है तो उसे कुछ वहाँ पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह घबरा कर वापस भागती है और आकर फिर से यूनिकॉर्न के बारे में जानने की कोशिश करने लगती है। उसी समय शेपर्ड देखता है कि उसके डैड जो आज तक खड़े भी नहीं हो पा रहे थे वो अच्छे से चल रहे हैं। साइंटिस्ट ने तुरंत उनका खून लेकर परीक्षण किया तो पता चला कि अब उनके शरीर में से सारे कैंसर के जर्म्स मर चुके हैं। ये सुनकर पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो लोग यूनिकॉर्न से बने तत्वों से दवाइयां बनाकर मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे आगे जाना चाहते थे, लेकिन रेड्डी मना करती है क्योंकि उसे अभी भी कुछ डाउट थे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और उधर ओडेल जोश में आकर आदेश देता है कि यूनिकॉर्न को मेन लैब ले जाओ, जहाँ पर कि हम भारी तादाद में दवाइयां बनाएंगे और पैसे वाले लोगों को बेचेंगे, क्योंकि उस यूनिकॉर्न के सींग में कुछ ऐसा तत्व था जिससे आज की आधुनिक तकनीक भी नहीं बना सकती थी। और ये बात सुनकर सभी लोग फटाफट से काम में जुट जाते हैं और वो लोग ये सोचकर खुश हो रहे थे कि उनके पास अब पैसा ही पैसा आने वाला है। लेकिन तभी रेडली कुछ पोस्टर लाकर उन लोगों को दिखाती है। अब रेडली की बातें कोई नहीं सुनता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी आसमान से एक बिजली चमकती है, लेकिन उस पर रेडली ध्यान नहीं देती। इधर साइंटिस्ट यूनिकॉर्न के मरे हुए शरीर को मैन लैब में ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वहाँ लाइट चली जाती है और तभी उस महिला साइंटिस्ट के हाथ कांपने लगते हैं। अब रेडली के फोन ने भी काम करना बंद कर दिया था। वह गाड़ी से बाहर आई तो आसमान पूरी तरह से चेंज हो गया था और फिर तभी साइंटिस्ट को एक अजीब सी आवाज बुलाती है, जैसे कि कोई राक्षस उसके पास आ रहा हो। अगले ही पल साइंटिस्ट के सीने में एक छेद हो जाता है, एक बहुत ही बड़े भयानक यूनिकॉर्न के सींग से। एलियट ने देखा कि एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न उनकी ओर बढ़ रहा है तो शेपर्ड ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए पहले वाले मरे हुए यूनिकॉर्न को वापस बंगले के अंदर धकेल दिया। रेडली ने ये सब देखा और फौरन गाड़ी के अंदर जाकर छुप गई, लेकिन तभी सामने से यूनिकॉर्न ने सीधे उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। रेडली ने डर की वजह से गाड़ी का हॉर्न बजाया और हॉर्न सुनकर एलियट सतर्क हो जाता है कि जरूर उसकी बेटी के साथ कुछ गलत होने वाला है। वह बिना कुछ सोचे भागते हुए वहाँ पहुँचता है और रेडली को कार से दूसरी तरफ खींच लेता है। दोनों नीचे छुपे हुए थे। इसी दौरान रेडली देखता है कि बॉडी गार्ड को यूनिकॉर्न ने बेरहमी से रौंद दिया है। अब सिचुएशन और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। एलियट ने तय किया कि यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाएगा ताकि रेडली वहाँ से भाग सके। जैसे ही रेडली बाहर निकली, यूनिकॉर्न भी पीछा करते हुए उसके पास आया। रेडली पास के ही एक स्टोर रूम में छुप जाती है और अपना दरवाजा लॉक कर लेती है। यूनिकॉर्न अब शांत हो जाता है और उसके सींग से फिर से वो रोशनी निकलने लगती है। जैसे ही रेडली उस रोशनी को छूने वाली होती है, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आकर यूनिकॉर्न पर गोली चला देता है और यूनिकॉर्न घायल हो जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। और फिर सब लोग वापस घर आते हैं और फिर मीटिंग करते हैं और वहाँ बेलिंडा एक आइडिया देती है कि क्यों ना जो दूसरा यूनिकॉर्न है हम उसे भी पकड़ लें तो हम और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। ओडोल ने इस बात के लिए अथॉरिटी दे दी और सब लोग तुरंत ही अपने काम पर लग गए। एलियट भी इन सब अभियान में शामिल हो गया क्योंकि वो ओडेला से समझौता पूरा कर सके और अब रेडली बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस समय एलियट पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर शेपर्ड ने जैसे ही उस सींग को पीस कर सूंघा तो उसके शरीर में अजीब सी एनर्जी आ गई और उसकी आंखें नीली सी हो गईं। अब इधर घायल यूनिकॉर्न के खून के निशानों का पीछा करते हुए कुछ लोग उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गए और उधर बंगले में रेड्डी के सामने एक चौंकाने वाला सच आता है। वह यूनिकॉर्न न केवल दूसरों को ठीक कर सकता है बल्कि वो खुद को भी हील कर सकता है। शायद वो घायल यूनिकॉर्न अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। रेडली ने फौरन एलियट को मैसेज किया। इधर शेपर्ड को उस दवा का नशा और ज्यादा चाहिए था। उसने महिला साइंटिस्ट से कहा कि सीधा उस यूनिकॉर्न का सींग काट लाए। महिला साइंटिस्ट शेपर्ड से मना नहीं कर पाती। शेपर्ड एक पैसे वाले परिवार का बेटा था और उसी वक्त एलियट को रेडली का मैसेज मिला। वह सबको चेतावनी देने वाला था कि अचानक से एक विशालकाय यूनिकॉर्न
यूनिकॉर्न पीछे से एक बॉडीगार्ड को उठा ले गया है। तुरंत चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गए। एलियट ने नाइट विजन डिवाइस से देखा कि यूनिकॉर्न अभी भी पास ही है, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले 2 बॉडीगार्ड गायब हो गए। अब एलियट और ओडेल को मजबूरी में वापस बंगले की ओर भागना पड़ा, लेकिन यूनिकॉर्न ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो दरवाजे पर पहुंच गए। वह बंगले में अंदर घुस आया और फिर सबको समझ आया कि वहाँ पर 2 यूनिकॉर्न हैं, एक मेल एक फीमेल, और वो मरा हुआ यूनिकॉर्न उनका बच्चा था। ओडेल ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो यूनिकॉर्न बहुत गुस्से में था और वो अपना सींग सीधे ओडेल के पेट में घुसा देता है, जिस वजह से ओडेल एट ए टाइम खत्म हो जाता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और भागकर कमरे में छुप जाते हैं। तभी रेडली कहती है कि हम लोगों को मरा हुआ यूनिकॉर्न इन यूनिकॉर्न्स को वापस दे देना चाहिए, लेकिन बेलिंडा इस बात के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि उसे तो अब पैसे की चमक दिखाई दे रही थी, ना कि उसे मरे हुए पति की कोई परवाह थी। एलियट पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सारी लाइटें चली जाती हैं और मोबाइल नेटवर्क भी। बेलिंडा ने फैसला किया कि अब यूनिकॉर्न का सब बंगले से निकाल ले जाएगी और उस सींग को बक्से में रखकर महिला साइंटिस्ट को कहा कि उसे बाहर ले जाए। जैसे ही साइंटिस्ट बाहर निकली, दोनों यूनिकॉर्न उसे घेर लेते हैं और फिर उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। गाड़ी स्टार्ट करने वाला बॉडीगार्ड डर के भाग जाता है और बाकी जो लोग थे वो बंगले में इधर उधर छुपे हुए थे। अब यूनिकॉर्न फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। सब इधर उधर भागने लगते हैं और एक कमरे में और रेडली भी एक कमरे में छुपी होती है और सोच रही थी कि आखिर यूनिकॉर्न उसे ही क्यों ढूंढ रहा है। तभी एलियट ने वो सींग निकाला जो पहले काटा गया था, तो उसे समझ आता है कि यूनिकॉर्न अपने बच्चे का सींग लेने आया है। रेडली ने एलियट को डांटा। उसने कहा कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन एलियट ने कहा कि वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये सब कर रहा है, जिससे कि वो उसका फ्यूचर ब्राइट कर सके। अपने पापा से ऐसी बातें सुनकर रेडली बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और तभी बेलिंडा बाहर देखने जाती है। तब उसे एक यूनिकॉर्न बुरी तरह से घायल कर देता है। सेफर्ड ने यह सब देखा और डर के मारे वहाँ से भाग गया। इधर एलियट ने देखा कि दरवाजा अब ज्यादा देर तक उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब एलियट ने जानबूझकर यूनिकॉर्न का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिससे कि रेडली वहाँ से बचकर निकल सके। अब सेफर्ड रेडली को मारना चाहता था और वो जैसे ही उसे मारने के लिए तीर चलाता है, तभी वहाँ एक यूनिकॉर्न आ जाता है, जिसे देखकर रेडली बहुत बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन वो चुपचाप खड़ी थी और वो यूनिकॉर्न आकर रेडली की गोद में सर रखकर लेट जाता है, जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा। असल में यूनिकॉर्न की एक कमजोरी थी कि वो किसी भी निर्दोष और सॉफ्ट हार्ट लड़की को नहीं मार सकते, और इसी का फायदा उठाकर तुरंत सेफर्ड ने उस यूनिकॉर्न के पैर बांध दिए और तभी फीमेल यूनिकॉर्न भी वहाँ आ गई और दूसरे यूनिकॉर्न की तरह वो भी रेडली के पास आकर लेट गई। तो उसने उस फीमेल यूनिकॉर्न को भी बांध दिया और फिर उसने एलियट से कहा, हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे, जिस वजह से और उस बच्चे से ही हम बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन अब एलियट इस सब से मना कर देता है। ये देखकर सेफर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो फटाफट से एलियट के पास जाता है। अब एलियट वो जादुई सींग उठाकर सेफर्ड के पेट में घुसेड़ देता है। सेफर्ड ने भी अब एलियट को चाकू मार दिया था, जिस वजह से वो घायल हो जाता है। तभी यूनिकॉर्न को होश आया और उन लोगों ने देखा कि एलियट जमीन पर पड़ा है। वह फीमेल और मेल यूनिकॉर्न एलियट को उठाकर छोटे यूनिकॉर्न के पास ले गए। अब एलियट और उस बच्चे में जान वापस आ जाती है और तीनों यूनिकॉर्न खुशी खुशी जंगल की ओर चले जाते हैं और एलियट को सही सलामत देखकर रेडली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त बंगले के बाहर पुलिस भी आ जाती है और वो एलियट और रेडली को अरेस्ट कर लेते हैं और वो दोनों पुलिस को नहीं समझा सकते थे, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। अब एलियट और रेडली एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वो जानते थे कि सच को छुपाया नहीं जा सकता, वो कभी ना कभी तो सामने आएगा। तभी पुलिस की गाड़ी के पीछे तीनों यूनिकॉर्न भागने लगते हैं। अब वो पहले जैसे गुस्से में नहीं थे, अब वो और ज्यादा प्यारे हो चुके थे। उनमें से एक ने एलियट की आंखों में देखा। एलियट ने तुरंत उनका मैसेज समझ लिया और वो झटपट से अपनी सीट बेल्ट बांध देता है और अपनी बेटी को भी गोद में संभाल लेता है और फिर इसी जगह इस कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।